जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सभी अभी हाल ही में हुए 18वीं लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो आपको मिलता रहे और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग लोकसभा का चुनाव। देखिए, भारत देश में लोकसभा का चुनाव जो हाल ही में हुआ है, लोकसभा जनता का सदन होता है, मतलब जनता चुनकर भेजती है सदस्यों को। ये प्रत्यक्ष सदन होता है। इसे हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, यानी जनता का सदन कहा जाता है। ये शक्तिशाली सदन होता है और इसे हम निम्न सदन और इसे हम अस्थायी सदन के रूप में जानते हैं। लोकसभा का हमने आपको व्याख्या बताया लोकसभा के बारे में। देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। 17वीं लोकसभा आपकी समाप्त हुई है। 18वीं लोकसभा का चुनाव अभी हुआ है। लोकसभा सीट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए, मूल संविधान में कुल 500 सीटें थी। वर्तमान में 552 सीटें हो गई थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 आंग्ल इंडियन का पोस्ट हटा दिया गया। तब जाके वर्तमान में अब कुल 550 सीटें रह गई। लेकिन जो 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें कुल केवल 543 सीटों पर चुनाव हुआ है। केवल 543 सीटों पर चुनाव हुआ। अब बात करते हैं कि इसमें किस पार्टी को कितना मत मिलना चाहिए। तो देखो, लोकसभा में 543 सीट है, तो सरकार बनाने के लिए कुल सीटों के आधा से एक ज़्यादा सीट, कुल सीटों से यानी 543 के आधा से एक ज़्यादा सीट जिस भी दल को मिल जाएगा वही दल सरकार बनाएगी, यानी उसे ही क्या मिलेगा, बहुमत मिलेगा। बच्चों, 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल 7 चरणों में होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितने चरणों में? 7 चरणों में। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को हुआ। इसका रिजल्ट जो है निर्वाचन आयोग ने 4 जून को घोषित किया, यानी काउंटिंग कितने तारीख को हुई? 4 तारीख को। और इस रिजल्ट में किसने कितना पाया, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले इस रिजल्ट को किसने घोषित किया? निर्वाचन आयोग ने। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसके अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। तो आपसे पूछेगा प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप तुरंत बताना, सुकुमार सेन। बहुत बार पूछा जाता है। आइए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात करें तो प्रथम वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, और इनके जो है सहायक सदस्य हैं ज्ञानेश्वर सिंह, सुखबीर सिंह संधू। आइए, इनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। रिजल्ट देखिए, जो 2024 की यानी 18वीं लोकसभा का जो रिजल्ट आया है चुनाव का, इसमें किसी को बहुमत नहीं मिला। किसी को बहुमत मिला नहीं है, किसी भी एक विशेष पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। इस प्रकार बहुमत इस बार किसी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी सामने आई। बीजेपी कुल 240 सीटों पर चुनाव जीती। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा रही। चौथी सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी रही। कांग्रेस दीदी ममता दीदी के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख मुखिया ममता दीदी हैं और इसके
तीसरी जो सपा पार्टी रही सपा, इसके भैया अखिलेश भैया हैं प्रमुख, और इन्होंने 37 सीटों पर चुनाव जीत हासिल की और ममता दीदी 29 सीटों पर चुनाव जीती। इस प्रकार से किसी को भी बहुमत नहीं मिला। ये आंकड़ा 272 से कम है, किसी को भी बहुमत नहीं मिला। अच्छा चलिए, तो सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन की बात करें तो देखिए, गठबंधन में सरकार बनाया गया है दो एनडीए सरकार कुल गठबंधन में 293 सीट शामिल है। इसमें जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी, दो पार्टी इनके साथ सहयोग करके सरकार बनाई। आइए INDIA इंडिया गठबंधन में कुल 235 सीट जीती थी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सपा उभरी है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 33 सीट पर चुनाव लड़ी। बीजेपी इस बार यानी इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाया, उन्होंने 2014 में 278 सीट जीत हासिल की थी। इस प्रकार उसे बहुमत मिला था और पूर्ण सरकार बनाई थी। उसके बाद 2019 में बीजेपी कुल 300 सीट जीती थी, 303 सीट जीत हासिल की थी। 2024 में बीजेपी केवल 240 सीट पर चुनाव जीत पाई। देखो बच्चों, लोकसभा के अध्यक्ष की बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बताइए, स्पीकर बताइए, तो जीबी मावलंकर है। और उपाध्यक्ष अनंत कुमार सैनम। उपाध्यक्ष कौन? अनंत कुमार सैन। और अगला आपका सवाल है या अगला आपका टॉपिक है, अगला आपका है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन? तो ओम बिड़ला रहे। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अभी जानकारी नहीं हो पाई है। अभी वर्तमान में अगर बात हो तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। आइए हम देखते हैं कि किस राज्यों में सबसे ज़्यादा सीट है, किन राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की। तो अपना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट 80 सीट। कहते नहीं, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है। यदि प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें जीतनी होगी लोकसभा का। तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट और महाराष्ट्र में कुल 48 सीट और पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीट और बिहार में कुल 40 सीट और तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। आइए इस चुनाव में देखते हैं कि किन महारथियों ने सबसे कम उम्र में सांसद का पद सुशोभित किया, यानी सांसद ही जीत गए। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे देश के सबसे कम उम्र के सांसद पुष्पेंद्र सरोज रहे, जो 25 साल 3 माह में जो है सांसद बने। ये कौशाम्बी के रहे और एसपी यानी सपा पार्टी से थे। अगला, देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन थी? संजना जाटव। देश की सबसे कम उम्र की महिला संजना जाटव, ये कांग्रेस से भरतपुर के 25 साल 2 माह। उत्तर प्रदेश से प्रिया सरोज 25 साल 7 माह की उम्र में सांसद बनी और ये सपा पार्टी से थी। इकहरा हसन सपा पार्टी से 29 साल 6 माह के उम्र में ही सांसद बन गए। चुनाव का पर्व है, देश का पर्व है। इसमें इस बार सबसे ज़्यादा कुल 64.2 करोड़ मतदाता थे और इसमें महिलाएं कुल 31.2 करोड़ महिलाएं थीं। आइए अब हम चलते हैं एनडीए गठबंधन में, देखते हैं मोदी 3.0 कैबिनेट का विस्तार किस प्रकार से हुआ, किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आइए हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है और यह भारत के लगातार एनडीए के तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली हैं। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शपथ के रूप में बराबरी कर ली है, यानी लगातार तीसरी बार यानी प्रधानमंत्री की हैट्रिक लगाने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इन्हें कौन कौन सा विभाग मिला है? कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और सभी महत्वपूर्ण विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए हैं
वे सब विभाग इनके पास ही रहेंगे। अगला, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह। गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अमित शाह को। गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अमित शाह। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो गृह मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय है। अगला आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पद पर है। अगला आप देखेंगे तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं। मोदी 3.0 की कैबिनेट की बात हम कर रहे हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री। नितिन गडकरी जैसा नेता अभी तक ना हुआ है ना होगा। इन्होंने काम किया है, आप देख रहे होंगे सारे रोड अच्छे बनते चले जा रहे हैं इन्होंने अपने कार्यक्रम में। इनके जैसा नेता कोई है नहीं, इन एकदम बेदाग छवि वाले नेता। चलो एस जयशंकर के बारे में बात करें तो विदेश मंत्रालय संभाला किसने? एस जयशंकर ने। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री बने हैं। जुएल उराव आदिवासी मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। हरदीप पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय बनाया। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया है। आगे देखिए शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं कल्याण मंत्री और साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय का पोस्ट इन्हें मिला। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्हें दिया गया है, इन्हें मिला है। अगला देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। पिछली बार भी शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। इस बार भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। काफी मंत्रियों का पोस्ट वही है पिछली बार की तरीके से ही, कुछ बदलाव हुआ है। आगे बात करेंगे हम अन्नपूर्णा देवी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री रही। पिछली मोदी 2.0 की सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन थी? स्मृति ईरानी थी। इस बार कौन है? महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। मनोहर लाल खट्टर के बारे में बात करें तो आवास एवं शहरी मामलों के ऊर्जा मंत्री। मनोहर लाल खट्टर आवास एवं शहरी मामलों एवं ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं बंदरगाह एवं जहाजरानी जलमार्ग मंत्री हैं। अगला देखेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। ज्योतिराज सिंधिया सांसद संचार, ज्योतिराज सिंधिया संचार पूर्वोत्तर विकास मंत्री हैं। आगे अश्विनी वैष्णव देखा जाए तो रेलवे, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास आया। आगे देखिए जे किशन रेड्डी कोयला एवं खनन मंत्री हैं। अगला देखिए गजेंद्र शेखावत सांस्कृतिक पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं। गजेंद्र शेखावत सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री हैं। आगे देखिए गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री बनाए गए। आगे देखिए किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार, युवा मामलों एवं खेल मंत्री बनाए गए। अच्छा चिराग पासवान देखिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए। चिराग पासवान क्या बनाए गए? खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ये पंचायती राज, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्री बनाए गए। जीतन राम मांझी बिहार के हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। आगे देखते हैं राम मनोहर नायडू नागरिक एवं उड्डयन मंत्री बनाए गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान पीएमओ एवं राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के रूप में बनाए गए। जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री बनाया गया। आगे जितिन प्रसाद को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाया गया। श्रीपद नाइक राज्य ऊर्जा राज्य मंत्री, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री बनाया गया इन्हें। रामदास आठवले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनाया गया। रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बनाए गए। अनुप्रिया पटेल के बारे में जानिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री बनाई गई अनुप्रिया पटेल।
आगे देखिए, वी सोमन्ना जल शक्ति राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री बनाए गए। डॉक्टर पेम्पासानी चंद्रशेखर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री एवं संचार राज्य मंत्री बनाए गए। अगला देखिए, एमपी सिंह बघेल मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग राज्य मंत्री यानी पंचायती राज मंत्री बनाए गए। देखिए, शोभा करांदलाजे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बनाई गई। कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री एवं विदेश राज्य मंत्री बनाए गए। बी एल वर्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बनाई गए। शांतानु ठाकुर बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री बनाए गए। सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य पर्यटन राज्य मंत्री बनाए गए। यल मुरुगन को सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया। अजय टामटा को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री बनाया गया। आगे देखें, बंडी संजय कुमार को गृह राज्य मंत्री बनाया गया। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया। भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया। सतीश दुबे कोयला राज्य मंत्री एवं खनन राज्य मंत्री बनाया गया। संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। रवनीत सिंह बिट्टू को खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री बनाया गया। दुर्गादास उइके आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री बनाए गए। रक्षा खड़ से युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री बनाई गई। सुकांता मजूमदार शिक्षा राज्य मंत्री, पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री बनाए गए। सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के रूप में बनाया गया। तोखन साहू आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री बनाए गए। राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री बनाए गए। कै मिनट कही हो कोनो बात ना। BR श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग एवं राज्य मंत्री, स्टील राज्य मंत्री बनाई गए। हर्ष महलोत्रा औद्योगिक मामलों के राज्य मंत्री, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री। नींबूबेन बावड़िया ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बनाए गए। मुरलीधर मोहोल को सहकारिता राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बनाया गया। मुरलीधर मोहोल हो गया। हाँ, जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। जॉर्ज कुरियन। इस प्रकार बच्चों, मोदी 3.0 में कुल 72 मिनिस्टर यानी 72 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया और उनके 72 मंत्रियों के पोस्ट के बारे में भी मैंने बताया। आगामी 5 साल तक यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काम करता रहेगा और यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 1 दिवसीय परीक्षा में, वो सारे सवाल भी मैंने बता दिए शॉर्टकट में। और इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसा ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।